नमस्कार, स्वागत है सभी का एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए मनोविज्ञान की तीसरी क्लास लेके आया हूं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि मनोविज्ञान में कौन कौन से संप्रदाय या स्कूल्स प्रचलित थे। पिछली दो क्लासों में मैंने मनोविज्ञान की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में चर्चा की है। तो प्यारे बच्चों, आज हम जिस क्लास से जुड़ रहे हैं इसको मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। आज पहला पार्ट है, इसमें पहले मैं सभी के नाम बताऊंगा और एक दो संप्रदाय के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगली क्लास में उसके आगे बात करेंगे। तो आप लोग नियमित रूप से क्लास को देखते रहिए, जुड़े रहिए क्लास के साथ, मेहनत करिए, निश्चित ही आप लोगों को फ़ायदा भी होगा और आप लोग अपना सिलेक्शन भी पा पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान में कौन कौन से संप्रदाय प्रचलित थे। जब पहले संप्रदाय की बात होती है तो प्रथम संप्रदाय था संरचनावाद, इसी को कहते हैं निर्माणवाद, इसी को कहते हैं निर्मितवाद, और इसका एक और नाम है, चूंकि इसमें अंतर दर्शन विधि का प्रयोग होता है इसलिए इसको अंतर दर्शनवाद भी कहते हैं। इसके प्रचलित करने वाले या इस वाद को, इस संप्रदाय को प्रारंभ करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम था विलियम वुंट। विलियम वुंट ये विलियम जेम्स के गुरु जैसे थे या उनसे सीनियर थे, और ये दोनों ही मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानते थे, लेकिन फिर भी दोनों में पर्याप्त मतभेद थे। क्योंकि जो विलियम वुंट थे वह चेतना को संवेदना का विषय मानते थे, जबकि विलियम जेम्स थे वह चेतना को संवेदना के कार्यों का विषय मानते थे। दोनों में थोड़ा सा अंतर था, इसलिए दोनों में वाद भी अलग अलग, दोनों के संप्रदाय अलग अलग हो गए। तो पहला संप्रदाय चलाया सन 1879 में विलियम वुंट ने, चूंकि उन्होंने सबसे पहले लिप्चिंग विश्वविद्यालय, लिप्चिंग जर्मनी में, देखिए लिप्चिंग एक शहर का नाम था, उसी नाम से वहाँ विश्वविद्यालय था जर्मनी में। तो 1879 ईस्वी में इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला बनाई। ये पिछली वीडियो में भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। और एक प्रश्न भी आता है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला का कब और कहाँ बनाई गई। तो सन 1879 में विलियम वुंट के द्वारा लिप्चिंग जर्मनी में। तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, चूंकि आप लोग जानते हो प्रयोगशाला में कुछ ना कुछ बनता है। देखिए ये थोड़ा सा आपको याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ बनता है। जब कुछ ना कुछ बनता है तो फिर क्या होता है भाई, वहाँ निर्माण होता है। तो इसलिए इनके संप्रदाय को निर्माणवाद या संरचनावाद संप्रदाय कहा गया। तो इसको अभी डिटेल्स में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। चूंकि इनके एक साथी थे विलियम जेम्स, ये विलियम वुंट से कुछ मतभेद रखते थे। इन्होंने अपनी बात रखी, इन्होंने अपनी बात में कहा कि देखिए कि चेतना जो संवेदना का विषय वह नहीं, जो संवेदना के जो कार्य होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चूंकि संवेदना के कार्यों के बारे में बात करी गई तो इसको कार्यवाद, चेतना का कार्यवाद या प्रकारवाद नाम दिया गया, और एक नया संप्रदाय बना जिसको हम प्रकारवाद या कार्यवाद कहते हैं। इसके जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। देखिए मनोविज्ञान के, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम जेम्स ही हैं। अभी मैं डिटेल्स में संरचनावाद और प्रकारवाद पढ़ाने वाला हूं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट मिलने वाली हैं कि संवेदना क्या है। तो भाई ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हमें अनुभव ज्ञान प्राप्त होता है वह संवेदना होती है। तो इसे अभी मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आ जाइए, जब ये दो वाद चले, देखिए इन दोनों वादों में पर्याप्त मतभेद था, एक द्वंद्व था। इस द्वंद्व और मतभेद की वजह से 1912 और 1914 के बीच, अर्थात 20वीं शताब्दी में एक नया संप्रदाय ने जन्म लिया, एक नए संप्रदाय ने जन्म लिया, एक नए वाद ने जन्म लिया। उस वाद को कहा जाता है व्यवहारवाद, और इसके जनक हैं जे.बी. वाटसन। देखिए ये दोनों लड़ रहे थे, वो कह रहे थे नहीं संरचनावाद है, वो कह रहे थे नहीं प्रकारवाद है, ये चीज़ वो चीज़, दोनों में एक झगड़ा था। बीच में वाटसन आ गए, बोले भैया व्यवहार अच्छा कर लो, क्यों झगड़ा मचाए हो भाई, व्यवहार के साथ जियो, व्यवहार ही जीवन में सब कुछ है। तो एक नए वाद का जन्म हुआ, व्यवहारवाद का, और जन्मदाता कौन थे, जे.बी. वाटसन। इसकी भी डिटेल से अभी हम
चर्चा करेंगे। देखिए सभी में बताएंगे कौन किसके समर्थक थे, किसने किसका समर्थन किया, किसने किसका विरोध किया, तो ये सारी बातें अभी हमारी चलेंगी। नेक्स्ट, जब व्यवहारवाद आ गया तो फिर आगे कौन सा वाद आएगा? देखिए व्यवहारवादियों के बाद वहाँ भी कुछ झगड़ा हो गया। व्यवहारवादी सब कुछ यांत्रिक मानते थे, सब कुछ मशीनी मानते थे, तो वहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम आ गई कि कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे सब कुछ मशीनी होता है, कुछ तो बुद्धि चाहिए, कुछ तो दिमाग चाहिए। तो फिर एक नए वाद ने जन्म लिया, इसको संज्ञानवाद या गेस्टाल्टवाद कहते हैं। वास्तव में गेस्टाल्टवाद या संज्ञानवाद को पहले जो चेतना का मनोविज्ञान था और व्यवहार का मनोविज्ञान था, दोनों को मिक्स करके उन्होंने जो उपयोग किया उससे गेस्टाल्टवाद का निर्माण किया। और इसमें मैक्स बर्दीमर इसके प्रमुख प्रणेता थे, गेस्टाल्टवादियों के नेता थे। इनके फॉलोअर थे वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफका और कुर्ट लेविन। हालांकि बाद में कुर्ट लेविन ने अपना एक अलग रास्ता बनाया, वो बाद में जर्मनी छोड़ करके चले गए थे अमेरिका, तो वहाँ पे उनका एक अलग वाद चला। फिर अब और आगे बढ़ते हैं, बाद में मनोविश्लेषणवाद प्रचलित हुआ। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? तो इसके सिगमंड फ्रायड हैं। सिगमंड फ्रायड में हम ये भी पढ़ेंगे इनके और साथी कौन कौन थे। तो देखिए सिगमंड फ्रायड के साथ साथ जो और साथी लोग थे, जिसमें जुंग थे, एडलर थे, इनने भी अपनी बातें रखी, लेकिन सिगमंड फ्रायड से उनके कुछ मतभेद थे, उन्होंने अपनी अलग बातें रखी, वो हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। मानवतावादी संप्रदाय, इसके जनक हैं अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने बताया कि किस प्रकार से मानव अपनी आवश्यकताओं के आधार पर ही आगे बढ़ता है, किस प्रकार से उसकी आवश्यकताएं होती हैं, कौन उसकी अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, कौन उसकी द्वितीयक होती हैं, सेकेंडरी होती हैं, तो इसको हम भी आगे पढ़ेंगे। तो मानवतावादी संप्रदाय के जनक कौन है? अब्राहम मैस्लो हैं। फिर बात आते हैं प्रेरकीय संप्रदाय या इसको प्रयोजनवाद भी कहा जाता है, इसके जनक हैं विलियम मैकडूगल। देखिए विलियम मैकडूगल, तो प्रेरकीय संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम मैकडूगल हैं। फिर एक नया नाम आ गया है कुर्ट लेविन, इनका नाम मैं पहले ले चुका हूं। तो चूंकि संज्ञानवाद या गेस्टाल्टवाद से बहुत कुछ निकटतम, कुछ लोगों ने इसको माना भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करके रखा है, तो बहुत निकटतम थोड़ा सा उन्होंने अलग हट की बात करनी शुरू की और फिर वो कहलाया उनका चित्त संप्रदाय। चित्त संप्रदाय कहलाया। इसके बाद आया पूर्णांगवाद। पूर्णांगवाद में दो शाखाएं हो गई, एक हो गए अवयववादी और दूसरे हो गए व्यक्तित्ववादी। अवयववादी में हो गया मेयर, गोल्डस्टीन, कागिल, और व्यक्तित्ववादी में हो गया आलपोर्ट और स्टर्न। तो देखिए ये तो प्रमुख संप्रदाय थे जिनके जनक उनके सामने लिखे गए हैं। बारी बारी से प्रत्येक संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला संप्रदाय हमारे सामने कौन सा था? पहला संप्रदाय था कि संरचनावाद या निर्माणवाद। तो संरचनावाद या निर्माणवाद के जनक कौन थे? विलियम वुंट थे। लेकिन विलियम वुंट क्या अकेले ही इसके जनक थे? तो इसके साथ साथ इसके जो समर्थक थे उसमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है टिचनर का, एक एडलर का, वेडफोर्ड का। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं विलियम वुंट, दूसरे नंबर पर टिचनर की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें लिखा है अंतरदर्शनवाद। तो ये अंतरदर्शनवाद मतलब यह है अंतरदर्शन विधि। किस पे? अंतरदर्शन विधि। ये अंतरदर्शन विधि पर आधारित है। ये अंतरदर्शन विधि पर आधारित है। और जब हम अंतरदर्शन विधि पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि अंतरदर्शन विधि के जो जनक हैं वो विलियम वुंट और टिचनर हैं। तो ये दोनों लोग अंतरदर्शन विधि के जनक भी कहलाते हैं। इसके बाद जो मैंने अभी प्रारंभ में भी बताया था कि सन 1879 ईस्वी में लिचबिंग जर्मनी में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट के द्वारा की गई। तो वो जो विश्वविद्यालय था जहां यह प्रयोगशाला बनाई गई, उस विश्वविद्यालय का नाम प्रारंभ में लिचबिंग विश्वविद्यालय था। लिपजिंग जो विश्वविद्यालय था उसे आजकल विश्वविद्यालय का नाम क्या था? लिपजिंग विश्वविद्यालय। और इसी को आज कार्ल
कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो चूंकि अब प्रयोगशाला बन गई, तो देखिए पहले हम जब चर्चा कर चुके हैं कि विलियम जेम्स के आने से पहले जो साइकोलॉजी थी, जो मनोविज्ञान था, वह दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा था, लेकिन बाद में यह अपना एक स्वतंत्र विषय बन गया और यह विज्ञान कहलाया। तो ये विज्ञान कैसे कहलाया, ये वैज्ञानिक अध्ययन को बल कैसे मिला? क्योंकि विज्ञान में अक्सर प्रयोग होते हैं, प्रयोगशालाएं होती हैं। जब विलियम वुंट ने प्रयोगशाला बना ली तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसके वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया गया, अर्थात जो मनोविज्ञान है वह वैज्ञानिक रूप लेने लगी। इसके साथ साथ एक बात और है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, क्योंकि अब जब प्रयोगशाला है तो प्रयोग होंगे, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जन्म हो गया। और इस प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो जनक थे वो भी कौन थे? विलियम वुंट थे। देखिए हर एक पॉइंट पर एक एक प्रश्न का निर्माण हो रहा है। अब अच्छे से बात को समझिए, अपनी बात को रखिए। अगर कहीं समझ में नहीं आता, अगर कहीं टॉपिक समझ में नहीं आता, तो आप निश्चित रूप से निष्फिक्र होकर, किसी भी चिंता से दूर होकर मुझसे प्रश्न करिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। अब मैंने फैसला किया है कि आपसे फेसबुक लाइव के जरिए भी लाइव क्लास लेने का मैं कोशिश करूंगा। 2-4 दिन के बाद मैं आपको टाइम देने वाला हूं जिसमें आपको लाइव क्लास मिलने वाली है। तो चलिए, मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अगर जनक प्रश्न पूछा जाता है तो उस स्थान पर नाम आएगा विलियम वुंट का। और शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन पर बल कब दिया गया? जब मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना हो गई। किसने की? विलियम वुंट ने की। और विलियम वुंट ने जब प्रयोगशाला बना दी तो एक निर्माणवाद, मतलब चूंकि प्रयोगशाला में संरचनाओं का जन्म हो गया तो संरचनावाद या निर्माणवाद का जन्म हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि वैज्ञानिक विधि से चेतन अनुभवों का अध्ययन किया जाने लगा। इस वाद में, संरचनावाद में, वैज्ञानिक विधि से चेतन अनुभवों का अध्ययन किया जाने लगा। और विलियम वुंट का एक कथन भी, उन्होंने अपनी तरफ से कथन भी लिखा, कहा कि मन की एक निश्चित संरचना होती है। अर्थात देखिए पहले मन का विज्ञान मानते थे, तो उन्होंने मन के जो मन था उसकी एक संरचना की अपनी तरफ से चेष्टा की और बताया कि मन की एक निश्चित संरचना होती है। और हालांकि ये चेतना के विज्ञान को मानने वाले हुए, क्योंकि इन्होंने चेतन अनुभवों के अध्ययन करने का फैसला किया, वो भी वैज्ञानिक विधि से। वैज्ञानिक विधि का समावेश कैसे हुआ? प्रयोगशाला की वजह से, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जन्म हो गया। संरचनावादियों ने एक और परिभाषा लिखी है कि मनुष्य की चेतना विभिन्न मानसिक क्षमताओं और क्रियाओं का योग होता है। अब एक प्रश्न आता है, ये चेतना शब्द बार बार प्रयोग हुआ है, तो संरचनावाद संप्रदाय था, उसमें इस चेतना का क्या तात्पर्य था? यहाँ पे चेतना से तात्पर्य संवेदना से है, और संवेदना से तात्पर्य इंद्रिय ज्ञान, अर्थात जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, नाक, कान, आंख, त्वचा और जीभ, इन 5 इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हमें, जो अनुभव मिलता है, उसी को संवेदना कहा गया। और संवेदना को ही चेतना इन्होंने माना, अर्थात चेतना को संवेदना के रूप में इन्होंने अध्ययन किया और संवेदना पर सबसे अधिक बल दिया। तो ये थे संरचनावादी। एक बार फिर इसको समझ लीजिए, जिसमें मुख्य पॉइंट है। सबसे पहले तो संरचनावाद जो है वो किस विधि पर आधारित है? तो हम कहेंगे अंतर्दर्शन विधि पर आधारित है। अंतर्दर्शन विधि के जनक कौन कौन है? विलियम वुंट हैं और टिचनर हैं। इसके अलावा जो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला है वह कहाँ बनी? तो हम बताएंगे सन 1879 में लिपजिंग, जर्मनी में लिपजिंग विश्वविद्यालय के अंदर बनी है, जो वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से प्रचलित है। और चेतना का अध्ययन किया गया, किस रूप में किया गया? संवेदना के रूप में किया गया। संवेदना पर इन्होंने सबसे अधिक बल दिया। अब आगे चलेंगे, हम लोग देखेंगे जो दूसरा संप्रदाय है प्रकारवादियों का, प्रकारवाद या प्रकारवादी संप्रदाय, उसमें देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने चेतना का अध्ययन किया। मनोविज्ञान का जो दूसरा संप्रदाय था
वह था प्रकारवाद या कारवाद, या इसी को कहते हैं चेतनाकारवाद। इसके जनक कौन थे? इसके जनक थे विलियम जेम्स। देखिए शुरुआत में भी आप लोगों को बता चुका हूं कि विलियम वुंट और विलियम जेम्स के बीच में पर्याप्त मतभेद थे। दोनों के बारे में जो मतभेद थे वो मुख्य रूप से चेतना विषय को लेकर था। किसको लेकर था? चेतना विषय को लेकर था। चूंकि विलियम वुंट थे वह चेतना को संवेदना मानते थे और वो समझते थे कि इन 5 संवेदी अंगों के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह संवेदना है और वही चेतना का एक रूप है। लेकिन इसके अलग जो आपके विलियम जेम्स थे उनके मानने का थोड़ा सा तरीका दूसरा था। अगर इसको इस तरीके से मानेंगे तो ये था आपका संरचनावाद, संरचनावाद। और अगर इसको और आगे ले जाके प्रत्यक्षीकरण के बाद जब आगे व्याख्या होती है तो ये था आपका प्रकारवाद, क्योंकि आपने उस संवेदना के कार्य को पहचान लिया। अर्थात जैसे हमने कुछ छुआ, अब हमें वो फील हो गया, ये तो संवेदना है कि कुछ भाई है, गर्म है। लेकिन अगर हमने पहचान लिया कि गर्म है तो भाई ये क्या है, वो हमारे गर्म है तो दूध है, चाय है। अगर हमने उसको पहचान लिया, उसका नाम कर लिया, उसकी पहचान कर ली, उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर ली, तो इसका मतलब है उस वस्तु से हमारा प्रत्यक्षीकरण हो गया है। जब इस सब के विषय में हम सोचते हैं, समझते हैं, तो फिर वह प्रकारवाद के अंतर्गत आता है। यह मुख्य अंतर संरचनावाद और प्रकारवाद में है। तो चलिए हम जानते हैं विलियम जेम्स इसके जनक थे, लेकिन जॉन डेवी, रोनाल्ड एंजल भी इनके सहयोगी थे। और ये कहा जाता है कि जॉन डेवी और रोनाल्ड एंजल ये 2 लोग थे जिन्होंने प्रकारवाद को वास्तविक स्वरूप प्रदान किया, अर्थात वास्तव में प्रकारवाद को प्रकारवाद का रूप प्रदान करने का श्रेय जिसको जाता है वह है जॉन डेवी और रोनाल्ड एंजल। इसके साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तो चूंकि प्रकारवाद में 2 अलग अलग संप्रदाय हुए, एक हुआ शिकागो संप्रदाय, एक हुआ कोलंबिया संप्रदाय। तो इसके विषय में भी हम जानते हैं कि शिकागो संप्रदाय में कौन कौन से थे। शिकागो संप्रदाय में थे जॉन डेवी, जिन्होंने अपनी अध्ययन को कहा है, अध्ययन जो किया है उसको एक संग्रह के रूप में किया है, उसका नाम है द रिफ्लेक्स आर कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। और दूसरे हैं रोनाल्ड एंजल, इन्होंने प्रकारवाद की स्पष्ट व्याख्या की। और तीसरे हैं हार्वे कार, इनका मानना था कि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। तो ये 3 तो थे शिकागो संप्रदाय के। और कुछ आपके प्रकारवादी जो थे वह कोलंबिया संप्रदाय से थे, जिसमें मुख्य थे जेम्स कैटल जो थॉर्नडाइक के गुरु थे, उनके शिष्य थॉर्नडाइक और वुडवर्थ। जो कैटल थे उन्होंने साइचर, प्रत्यक्ष ज्ञान और मनोभौतिकी के बारे में अध्ययन किया, जबकि थॉर्नडाइक ने बुद्धिमापन और अधिगम प्रक्रिया पर अध्ययन किया और वुडवर्थ ने समकालीन मनोविज्ञान संप्रदाय पर अपना अध्ययन किया। एक बात और है जो प्रकारवाद के बारे में कहा जाता है कि इसने चेतना के कार्यों या प्रभावों का अध्ययन किया, चेतना के कार्यों या प्रभावों का अध्ययन किया। भाई चूंकि इन्होंने चेतना के कार्यों का अध्ययन किया इसलिए तो इसका नाम चेतना का कार्यवाद पड़ा। चेतना के कार्यों का अध्ययन इसमें होता है इसलिए नाम क्या पड़ा? चेतना का कार्यवाद। और इसी को कहा जाता है प्रकारवाद। दूसरी बात है डार्विन का जो विकासवादी सिद्धांत है उसका इस पे बहुत बड़ा प्रभाव है। और भाई विकासवादी जो उसका सिद्धांत है उसका इस पे प्रभाव है, किस पर? प्रकारवाद पर। दूसरी चीज प्रकारवाद के कारण मनोविज्ञान में और क्या क्या सम्मिलित हुआ? ज्ञान, संकल्प तथा क्रिया का समावेश हुआ और इसमें चेतना के कार्यों और प्रभावों को समझने पर बल दिया गया। ये बार ये बात लिखी हुई है कि चेतना के कार्यों और प्रभावों को समझने पर बल दिया गया, किसमें? प्रकारवाद में। जबकि इसके उलट संरचनावाद में क्या था कि केवल संवेदना पर बहुत बल दिया जाता है। देखो दोनों में अंतर समझ लो, अच्छे समझ में आ जाएगी बात। प्रकारवाद जब बात करेंगे तो प्रत्यक्षीकरण की बात होगी, अर्थात उसके कार्यों और प्रभावों को समझने की बात होगी। लेकिन जब हम संरचनावाद की बात करेंगे तो संवेदना पर अधिक बल दिया
जाएगा। इस प्रकार से ये प्रारंभिक दो संप्रदाय होते थे। तीसरा संप्रदाय आता है अपना व्यवहारवाद, और इसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।